हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। थंप। जोफान धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो तलवार, अपोकलिप्टिक सोर्ड, अब भी ज़मीन पर बेसुध पड़ी थी। उसने उसे उठाया जैसे कोई बाप अपने भटके बेटे को उठाता है। तू वाकई में मुझी है, मगर मेरा पुराना रूप, अहंकारी, जिद्दी और खुद में डूबा हुआ, उसने हंसते हुए कहा, लेकिन हंसी में कड़वाहट थी। सॉवरेन वेपन का बॉडी होने से तू समझा मैं कुछ नहीं कर सकता, फूलिश बॉय। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड से 5 डिवाइन सोर्ड्स भी बच नहीं पाई थी, तो तू कैसे? जुओफान ने एक मुहर बनाई और तलवार, जो अब शांत थी, धीरे धीरे उसके शरीर में समा गई। काले अंधकार की लहर उसमें समा गई, जैसे आंधियों को किसी ने जकड़ लिया हो। फिर उसने धीरे से मुड़कर देखा, संजी की ओर। और तू संजी, याद रखना, हमेशा कोई ना कोई तुमसे बेहतर होता है। ये तुम्हारा सबक है। गू संतोंग ने शर्म से सिर झुका लिया। उसकी आवाज़ भारी थी। मैं समझ गया डैड, मैं फिर कभी एरोगेंट नहीं बनूंगा। जुओफान हंसा, कड़वी, थकी हुई हंसी। तुमने ये बात 100 बार कही है, मैं इस बार क्यों मानूं? दर्द से ही सीख होती है मेरे बेटे। तभी बाकी सब पास आए और झुककर बोले, स्टीवर्ट जो सोर्ड चाइल्ड के साथ क्या करोगे? वो एक टिकिंग बॉम्ब है। जुओफान ने हल्के से मुस्कान दी। मैं देख लूँगा, डोंट वरी। सेक्रेड डोमेन में हमें अब टेम्पररी शेल्टर मिल गया है, बट अगर हमें यहाँ बढ़ना है तो किसी एक 8 एम्परर्स को गिराना होगा। मैं निकल रहा हूँ इस दुनिया का हाल समझने। तैयारी रखो, मेरे संदेश के इंतज़ार में रहो। अकेले जाना ठीक रहेगा, मैं इन साथ चलती हूँ। लो युनचंग और बाली यू दोनों एक साथ बोले। जुओफान ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। सेक्रेड डोमेन मेरी दुनिया है, मुझे किसी एम्परर से टकराना पड़ा तो भी मैं संभल लूँगा, तुम सब रेस्ट करो। फिर उसकी नज़र युन शुआंग पर पड़ी। शुआंगर, ज़रा इधर आओ। बाकी सब चले गए। जुओफान ने धीमे स्वर में पूछा, जो मैंने तुमसे कहा था, क्या तुमने उसे ढूंढा? क्या तुमने चिंगचंग का पता लगाया? युनशोंग की भौहें कांपी। मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया, जैसे उसकी किस्मत भी अंधकार में हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पेट्रियार्क ने कहा था तुमने कुछ खोया है, क्या तुमने वो उससे दे दिया? क्या वो किसी की किस्मत को छुपा सकता है? जोफान की आंखें सिकुड़ी। सॉवरेन पाथ, तो मुझे उसे ढूंढने के लिए कहाँ से शुरू करना चाहिए? श्वांगर ने होंठ काटे। मुझे माफ़ करना, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। मगर तुम कर सकते हो। मैन? हान, तुम ही। पर मुझे तारोन की भविष्यवाणी नहीं आती। पर पत्रियार्क ने कुछ दिया था ना, वही तुम्हारा मार्ग है। तुम जिसको ढूंढना चाहते हो उसकी तरफ वो वस्तु तुम्हें खींच लेगी। जुओफान का मन शांत हुआ। वह काला ऑर्ब सॉवरेन युन ने दिया था, पर यूज़ कैसे करें? खुद ही सोचो, मुझे क्या पता। श्वांगर ने कंधे उचका दिए। जुओफान ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा, और थोड़ा टाइम भी देना होगा ताकि लोग सोर्ड चाइल्ड के टेरर से उबर सकें। कुछ समय बाद एक सुनसान गुफा, जुओफान ने ऑर्ब निकाला। अरे बिठाया, खुद को छुपाया। जो मैं कह रहा था सबसे, वो सब बहाना था। मेरा असली मकसद सिर्फ एक है, चिंगचेंग। पर उनसे कैसे कहता कि मैं अपनी औरत ढूंढने निकला हूँ? अ लीडर को हमेशा ऊंचाई दिखानी पड़ती है, पर उसका दिल उसके दर्द के पीछे छुपा होता है। नाओ, चिंगचेंग, तुम कहाँ हो? उसने ऑर्ब को देखा। सॉवरेन यून, मैनुअल तो दे देते, क्या करूँ मैं इससे? जैसे ही उसने ऑर्ब में देखा, उसकी चेतना ब्लैक ऑर्ब में समा गई। जुओफान गिर पड़ा, आंखें खुली मगर चेतना बाहर। और फिर वो खुद को पाया एक स्टारी स्पेस में। चारों ओर तारे थे, चमकते हुए, इतने पास कि वो हाथ बढ़ाकर उन्हें छू सकता था। मैं कहाँ हूँ? ये सब क्या है? तभी याद आया,
सॉवरेन यून का प्लेस भी ऐसा ही था। तो क्या यही तरीका है इस ट्रेजर को यूज़ करने का? वो स्टार्स की मोशन को पढ़ने की कोशिश करने लगा। यून क्लैन स्टार्स के जरिए किस्मत पढ़ते हैं, पर यह कला या ट्रेट है, मैं कैसे समझूं? तभी एक एज्ड वॉइस कानों में फुसफुसाई, बच्चे, मनुष्य ही इस सृष्टि का मूल है। हर मनुष्य में 361 कॉस्मोस होते हैं जो विश्वा के साथ घूमते हैं। हर किसी का एक प्रोटेक्टर स्टार होता है। जब तुम आसमान देखते हो, तुम किसी की किस्मत देखते हो। अपनी आंखों से नहीं, दिल से देख, तभी पाएगा जो तू ढूंढ रहा है। जुओ फन का दिल कांप उठा। उसकी सांसें धीमी हुई। उसकी दृष्टि तारे पार करने लगी। उसका युएन छी अब तारे की गति के अनुसार बहने लगा, एक अजीब अलौकिक लय में। और उसी समय एक तारा अलग सा चमका, एक चमक जो बाकी सबसे हटकर थी। तारों की उस रहस्यमयी दुनिया में जुओ फन धीरे धीरे महसूस करने लगा कि तारे उससे अलग नहीं थे। वो तारे वही था। हर एक तारा उसके अंदर के अंगों जैसा लगा, कहीं उसका हृदय, कहीं उसका रक्त, कहीं उसकी श्वास, जैसे ब्रह्मांड उसके भीतर ही हो। और वह ब्रह्मांड के भीतर चिंगचंग, मुझे सिर्फ चिंगचंग चाहिए। एक भावनात्मक पुकार उसके दिल से निकली। दिल की एक धड़कन में पूरा आकाश हिल गया। तारों ने उसकी इच्छा को समझा। आकाश में 9 तारे धीरे धीरे एक सीधी रेखा में जुड़ गए। उनका प्रकाश बढ़ता गया, जैसे किसी प्राचीन नियम को तोड़कर आकाश की किस्मत बदल रहे हों। 9 स्टार्स इन अ रो जो स्वर्ग को भी छलते हैं, सॉवरेन की नज़र से भी छुपे रहते हैं। वो पूरब की ओर हैं। जुओ फान की आंखें एकदम चमक उठीं। भआर उसकी चेतना वापस लौटी और वो गुफा की ठंडी जमीन पर बैठा था। पास ही वो काला ऑर्ब रखा हुआ था, अब शांत मगर रहस्य से भरा। जुओ फान ने ऑर्ब उठाया और अपनी कमर में छुपा लिया। उसका दिल धड़क रहा था, उम्मीद, रोमांच और एक अनजानी खुशी से। चिंगचिंग, तुम सच में इस दिशा में हो? गुफा से निकलते ही उसने आकाश की ओर देखा। सामने वही तारे, वैसी ही सीधी पंक्ति में चमकते हुए। यह ऑर्ब ने आसमान को बदला या आसमान ने ऑर्ब को दिखाया, या क्या मैं ही सब बदलने लगा हूँ? जुओ फान अचरज में डूब गया। आखिर यह सब क्या है? तभी एक और एहसास उसकी कल्टीवेशन में उथल पुथल मच गई थी। हॉट डैम, मेन स्पिरिट किंग के लेट स्टेज में पहुंच गया हूं, पर साथ ही उसका बाहरी कल्टीवेशन सिर्फ बोन टेम्परिंग स्टेज का फर्स्ट लेयर दिखा रहा था। जुओ फान मुस्कुराया, हार्ट ग्रू और दुनिया को छलकाया। जाहिरी शक्ति तो छुपी है, लेकिन अंदर मैं एक और कदम आगे बढ़ चुका हूँ। उसने गहरी सांस ली, पूरब की ओर देखा। वहाँ तारे एक रास्ता दिखा रहे थे। चिंगचिंग, मैं आ रहा हूँ। चाहे स्वर्ग की लकीरें भी मुझे रोकने आएं, मैं तुम तक पहुंचकर ही रहूंगा। वूश! नीले आसमान के नीचे धूप से नहाए मैदान पर जुओ फान बिजलियों सी रफ्तार में दौड़ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे तारे उसकी आंखों के भीतर बस गए हों। चिंगचैंग, जैसे जैसे वो 9वां तारा करीब आता गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो अब दिन में भी तारे देख सकता था। ये सब कुछ ब्लैक ऑर्ब के बाद हुआ। कुछ तो बदला है मुझ में, वो सोचता। अब वह खुद को हर एक चीज से जुड़ा हुआ महसूस करता था, पेड़ की पत्तियों से लेकर पृथ्वी की नब्ज तक। लेकिन तभी सीनियर सिस्टर, मास्टर ने हमें पर्पल गोल्ड ग्लेज्ड कप लेकर मिस्ट सिटी भेजना था, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा छोटी सिस्टर को अकेला छोड़ना। अरे क्यों? उस बेचारी में तो ना टैलेंट है, ना स्ट्रेंथ। हम सब उसे ज़्यादा केपेबल हैं। क्या फ़ायदा एक डेड वेट को साथ ले जाने का? उनके शब्द हवा में तीरों की तरह गूंज उठे। जुओ फान के कान सधे हुए शिकारी जैसे थे। हर आवाज़ उसके भीतर उतरती गई। नेदर सी? उसका चेहरा गंभीर हो गया। नेदर सॉवरेन का स्थान, वही जिसका मुझे कभी सिर्फ एक झलक मिला था वर्ल्ड विंड टनल्स में। क्या ये मैप असली हो सकता है? जुओ फन रुका।
उसने अपने वस्त्र ठीक किए और पत्तों से भरे जंगल में एक साधारण व्यक्ति की तरह घुस गया। रसल, कौन है वहां? एक कर्कश आवाज आई और 6 तलवारें जोर से झिलमिलाईं। जुओफान को अभी चेहरे भी नजर नहीं आए थे कि उसकी त्वचा पर उनकी ब्लड लस्ट की ठंडी लहरें दौड़ गईं। रुको, रुको, मैं तो बस रास्ते भटक गया हूं, मुझे कोई बुरा इरादा नहीं। जुओफान ने डरने का दिखावा किया, पर मन ही मन वो तो खेल का मजा ले रहा था। सामने थीं 6 सुंदरियां, पर उनकी आंखों में सिर्फ घमंड और नफरत थी। तुम तो इतने बूढ़े लगते हो और अब तक बोन टेम्परिंग स्टेज मेन ही हो। सेक्रेट डोमेन में तुम जैसे भी लोग होते हैं। जुओफन ने मूर्खता भरी हंसी हंसी। मैं तो बस जड़ी बूटियां बटोरने आया था, जीने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना। पर अंदर ही अंदर उसकी नज़रें सब कुछ नाप चुकी थी। 3 स्पिरिट किंग्स, एक मिड स्टेज, 2 अर्ली स्टेज, बाकी पीक जेनेसिस स्टेज। काफ़ी तगड़ी टीम है। मिसेस, आगे क्या है? मैं तो 3 महीने से इस जंगल में उलझा पड़ा हूँ। रूबी क्लाउड सेक्ट का एरिया है, अगर आगे बढ़े तो सिर्फ मौत मिलेगी, वरिष्ठ बहन ने घमंड से कहा। जुओफान का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। तो रूबी क्लाउड सेक्ट के पास आ गया हूँ, वही तो जहाँ उसकी खुशबू आती थी। चिंग चिंग, मैं बस कुछ कदम दूर हूँ तुमसे। पर वह ठंडी हंसी फिर बाहर आई। तुम सोचती हो तुम्हारा सेक्ट मुझे रोक सकता है? मुझे तो तुम सब मेनोपॉज वाली आंटीज की याद दिलाती हो। तुम सब रूबी क्लाउड सेक्ट की डिसाइपल्स हो क्या? दरगाहे क्या? उनकी आंखों में अभिमान था, जहर से भी ज्यादा तीखा। जुओफान ने मुंह फेरते हुए अपने हाथ को कसा। किलिन आर्म से एक ठंडी लहर उठी। सीनियर सिस्टर, प्लीज वेट अप। एक मासूम सी आवाज हवा में तैरती हुई आई। सफ़ेद पोशाक में एक लड़की, लगभग 20 की, हाँफती हुई आई, चहकती सी, भोली सी। और एक लाश, बस एक और कबार। जुओफान ने सोचा, उसकी आंखों में झलकती हुई बर्फ सी ठंडक के साथ। सीनियर सिस्टर, आप मुझे छोड़कर कैसे आ गई? मुझे तो मुश्किल से रास्ता मिला। तुम तो बस सेक्ट के फेवर से साथ चल रही हो, उसकी सीनियर बहन ने धीरे से फुसफुसाया। और इस लड़के से बात भी कर रही हो? पर वो लड़की हंस रही थी, एक बेखबर मुस्कान के साथ, जैसे दुनिया की नफरत उस तक पहुंच ही नहीं सकती। जुओफान ने उसे ध्यान से देखा, एकदम मासूम, एकदम कोरी। तुम वो हो जो अभी तक मरी नहीं हो, पर जिसे दुनिया की साजिशें बहुत जल्दी निगल जाएंगी। लड़की मुस्कुराई। आपको कैसे पता कि ये सब मेरे लिए अच्छे हैं? जुओफान ने उसकी ओर देखा। उसकी मासूमियत में एक चुभन सी महसूस हुई। बस ऐसे ही मैं सब देख सकता हूँ। जुओफान की आंखें एक पल को ठहर गईं। सनकी के कूथान सी तेनातियां, और समझ सकता हूँ कौन किसके लिए क्या सोचता है। जुओफान ने वही अजीब मुस्कान चेहरे पर बनाए रखी। हान, तुम सब उसे अच्छा कह रहे थे, पर असल में तुम्हारा मतलब था उसे मौत के हवाले करना। और अब लगता है यह लड़की खुद ही मौत को बुलाने चली आई है। पर तभी जुओफान का दिल कांप उठा। उसने लड़की की आंखों में गहराई से देखा और उसकी धड़कनों ने अचानक तेजी पकड़ ली। ये चेहरा, न कोई अनोखा सौंदर्य, न ही कोई मोहक छलावा, पर फिर भी कुछ है जो दिल को छू रहा है, कुछ जाना पहचाना। वो आंखें, भोली, मासूम, पर इतनी जानी पहचानी, जैसे किसी भूले हुए स्वप्न से उतर कर आई हों। उसी क्षण लड़की की नज़र भी जुओफान की आंखों में गहराई से अटक गई। क्या हम पहले मिल चुके हैं? उसकी आवाज़ धीमी थी, पर उसमें एक कंपन था, जैसे किसी पुरानी याद की खनक। जुओफान का दिल धड़कते हुए एक लम्हे को रुक गया। तुम्हारा नाम क्या है? उसकी आवाज़ फुसफुसाहट में बदली, जैसे डर हो कि जवाब से कोई भूला सपना टूट जाएगा। चिंगचेंग, लड़की ने निस्संकोच जवाब दिया। चू चिंगचेंग। जुओफान जैसे वहीं जम गया। उसका चेहरा शून्य हो गया। उसके होठों से धीमी सी बड़बड़ाहट निकली।
जैसे किसी और जन्म का मंत्र फूट रहा हो। चुचिंग-चेंग, अब भी वही नाम। उसकी आंखें किसी धुंधली स्मृति में खो गईं। वो उस लड़की को फिर से देख रहा था, पहचानी सी फिर भी अनजानी। चिंग-चेंग, तुम मिल गई हो आखिरकार। जुओफान के पीछे की मुट्ठी धीरे धीरे ढीली पड़ गई। उसका चेहरा मुलायम मुस्कान में ढल गया, जो अब बदले की नहीं, मिलन की थी। वो धीरे से आगे बढ़ा और अपने खुरदरे हाथ उस लड़की के कोमल गालों पर रखा। उसकी आंखों में सिर्फ वो थी, चुचिंग-चेंग। वो अब किसी युद्ध के विचार में नहीं था, न बदले की आग थी, बस एक तड़प थी जो अब पूरा होने वाली थी। चुचिंग-चेंग पीछे नहीं हटी। उसके दिल में भी कोई हलचल सी हुई। वो जानती थी ये अजनबी है, पर उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी अपनापन था, जैसे वो किसी और जीवन की याद हो, कोई खोई हुई गर्मी, कोई अधूरी बात। जुओफान के मन में बस एक विचार गूंजा, चिंग-चेंग, मैं इन हर रेल्म, हर जान, हर माउथ पार करके तुम तक आया हूं, और तुम वकाई मिल गई हो। धड़ाम! जुओफान ने जैसे ही उस प्यारे चेहरे को छूते हुए पास आने की कोशिश की, एक हथेली बिजली की तरह आई और उसे जमीन पर पटक दिया। वो जोर से धरती पर गिरा। चुचिंग-चेंग चौंक पड़ी और तुरंत उसकी गालों पर सुर्खी छा गई, जैसे अचानक उसे वो सब याद आ गया जो बस अभी अभी हुआ था। हरामी लड़के, हिम्मत तो देखो इसकी, रूबी क्लाउड सेक्ट की शिष्या को छूने चला है। मौत आई है क्या तुझे? वरिष्ठ बहन की आवाज जमीन हिला रही थी और वो जुओफान की टांगों पर पांव रखने ही वाली थी कि चुचिंग-चेंग ने दौड़कर बीच में आकर उसे रोक लिया। हे भगवान, ये टांग अड़ाने वाली काली बिल्ली कहाँ से आ गई? जुओफान की भौं फड़क गई। अंदर ही अंदर उसकी क्रोधाग्नि धधक उठी। इतने बरसों बाद जब आखिरकार वो फिर मिली, तब भी चैन से मिलने नहीं दिया गया। इस पागल बुढ़िया ने सब बिगाड़ दिया। काश इन्हें मसलकर जमीन में मिला दूं। मगर जुओफान जानता था, चुचिंग-चेंग अब रूबी क्लाउड सेक्ट की है और उसे इस पल में धैर्य रखना होगा। पत्नी की सहेलियों को गुस्से में मार देना कोई अच्छा पति नहीं करता। उसने लंबी सांस ली, अपनी क्रोधाग्नि को गले के नीचे दबाया। लेकिन ये कैसे हुआ? चुचिंग-चेंग रूबी क्लाउड सेक्ट में कैसे पहुंची? आकाश में चमकते 9 सितारों की दिशा और उस परिचित एहसास ने साफ बता दिया, ये वही थी, वही चिंग-चेंग, सिर्फ नाम से नहीं, आत्मा से भी। जुओफान ने खुद को काबू में रखते हुए धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश की। दर्द से कराहता हुआ उसने हाथ उठाए और जल्दी से बोला, बहनों, कृपया, इस कन्या का चेहरा मेरी स्वर्गवासी छोटी बहन से हूबहू मिलता है। भावनाओं में बह गया था। आगे से ऐसा नहीं होगा, कसम से। आगे से? ओहो, मतलब फिर से चेहरा छूने का इरादा है? वरिष्ठ बहन का गुस्सा और भड़क गया। वो उसे फिर से रौंदने ही वाली थी कि चुचिंग-चेंग फिर बीच में कूद पड़ी। वरिष्ठ बहन, कृपया। हो सकता है उन्हें अपनी बहन से बहुत प्यार रहा हो। वो शायद समझ नहीं पाए कि क्या कर रहे हैं, जानबूझकर नहीं किया होगा। हूफ, तुझ पर असर नहीं पड़ा तो मैं क्यों परवाह करूं? वो गुर्राई और अपनी बांह झटक कर अपने साथियों के साथ हवा में उड़ गई। जाते जाते ताना मारा, ऐसी लड़की अगर किसी धोखेबाज के बहकावे में आए तो भुगतना तो पड़ेगा ही। वरिष्ठ बहन, चुचिंग-चेंग ने धीमे स्वर में पुकारा, पर वो जा चुकी थीं और वो बस खड़ी रह गई, अपनी पलकों के नीचे एक उदासी लिए। फिर उसने जुओफान की ओर देखा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी चमकती हुई। तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारी बहन जैसी दिखती हूं, या फिर जानबूझकर? उसके उस भोले लेकिन उम्मीद से भरे सवाल में जुओफान को साफ दिखा, वो बस अपने फैसले को सही ठहराने की वजह ढूंढ रही थी। ज्यादातर लोगों के लिए जुओफान झूठ बोल देता, लेकिन चिंग-चेंग के लिए नहीं। अब जब सारे विघ्न दूर हो गए थे, अब वो सच्चाई कह सकता था। नहीं, मैं खुद को रोक नहीं पाया।
लेकिन इसलिए नहीं कि तुम मेरी बहन जैसी हो, क्योंकि मेरी कोई बहन है ही नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम मेरी प्रेमिका जैसी हो। क क्या? चू चिंचंग लाल हो गई, आंखों में गुस्सा और झटका। फिर वो मुड़ी। मैंने तुमसे कुछ और ही सोचा था, लेकिन सीनियर बहन सही कहती थी। तुमने बस मुझे इस्तेमाल किया और सबके सामने मुझे मूर्ख बना दिया। वो आहत नजरों से पीछे मुड़ी और जाने लगी। रुको, जुओफान ने पुकारा। अब क्या है? अगर फिर कुछ किया ना तो पछताओगे। चू चिंचंग ठिठकी, पीछे मुड़ी, थोड़ी डरी, थोड़ी चिढ़ी। जुओफान हंस दिया। हद है, वो जेनेसिस स्टेज की कल्टीवेटर है और मैं सिर्फ बोन टेम्परिंग में। फिर भी उसकी आवाज़ में इतना संकोच, ये नॉर्मल नहीं है। जुओफान ने उसकी ओर गहराई से देखा। मिस, मैंने कोई चाल नहीं चली, न तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया, न फ़ायदा उठाया। सच में, जब तुम्हें देखा तो लगा जैसे मेरी पत्नी लौट आई हो। वो मर चुकी है और तुम्हें देखकर दिल थम नहीं पाया। चू चिंचंग की सांसें थम गईं। उसकी आंखों में जुओफान की सच्चाई झलक रही थी। धीरे धीरे उसने नज़रें झुका लीं। तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो, तो मैं इस बात को यहीं छोड़ देती हूँ। वो पीछे मुड़ने लगी थी। बल थी। रुको, अब क्या है? जुओफान ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस चू, आप नेक दिल हैं, ये मैं देख सकता हूँ। क्या आप मुझे एक छोटी सी मदद दे सकती हैं? मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप मुझे बाहर ले जा सकती हैं? तुम्हें साथ ले जाऊं? नहीं ले जा सकती? ऊ, ले जा सकती हूँ। थोड़ा झिझकते हुए उसने जुओफान के पास आकर इधर उधर देखा और फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हें उड़ाकर ले जाती हूँ। लेकिन तुम हिलना मत, ठीक है? चू चिंगचेंग ने छलांग मारी और दोनों हवा में उठे। पट! जुओफान ने मौका देख धीरे से उसका कमर पकड़ लिया। तो तुम क्या कर रहे हो? हाथ हटाओ। चू चिंगचेंग बुरी तरह झेंप गई। मिस, मैं सिर्फ बोन टेम्परिंग स्टेज में हूँ, पहली बार उड़ रहा हूँ, डर लग रहा है। जुओफान ने अपनी मुस्कान और मासूमियत से आखिरी हथियार चला दिया। चू चिंगचेंग को उसकी चालें समझ में आ रही थीं, पर फिर भी वो कुछ कह नहीं पाई। पट! अब की बार जुओफान ने सिर आगे बढ़ाकर उसके कंधे पर रख दिया। अब क्या कर रहे हो? चू चिंगचंग चिल्लाई। डर लग रहा है। जुओफान का चेहरा अब शरारत में भीगी शांति में डूबा था। चू चिंगचंग का मन अब तूफानों से भर गया था। उसके गाल गर्म अंगारे जैसे जलने लगे। जरा तहजीब में रहो, और कुछ किया तो तुम्हें नीचे गिरा दूंगी। और तभी जुओफान ने आखिरी वार कर दिया। अब वो सिर टिकाने से आगे बढ़ गया और पूरी तरह उसे बाहों में भर लिया। चू चिंगचेंग का दिल अब किसी थंडर जैसे धड़क रहा था। उसने तुरंत ज़मीन की ओर उड़ान भरी, कहीं उसकी बहनें देख न लें। ऐसा कुछ दिख गया तो वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। वुश! दोनों ज़मीन पर उतर गए। जुओफान अभी भी उसके गले में चिपका हुआ। चू चिंगचंग का चेहरा अब फड़कने लगा। हम ज़मीन पर आ चुके हैं, अब उतरो। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, अभी भी हवा में है। मैं नहीं गिरूंगा। हाँ हाँ हाँ। चू चिंगचंग की जिंदगी में ये सबसे बड़ा रोग था, जिसका मुंह इतना मोटा था कि लाज शर्म कुछ असर नहीं करता। आखिरकार उसने जोर लगाकर जुओफान को जमीन पर पटक दिया। वो फिर धड़ाम से गिरा। चू चिंगचंग ने गुस्से से तड़पते हुए कहा, इस बार तुमने सच में हद पार कर दी, और ऊपर से झूठ भी बोले। बेहूदा कहीं के। चू चिंगचंग का दिल धड़क रहा था। नहीं, धड़क नहीं रहा था, बिल्कुल बेकाबू हो गया था। गालों की गर्मी किसी आग की तरह ऊपर चढ़ चुकी थी। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। जुओफान ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, जैसे किसी शांत स्वप्न में खोया हो। नहीं, मैं गिरने से डरता हूँ। उसकी आवाज़ में एक मासूम हंसी थी, मगर उस हंसी में एक सदी की तड़प छुपी थी। 100 साल बाद अपनी सबसे प्यारी चीज़ को छूकर उसे लगा जैसे जीवन पूरा हो गया हो। उसे अब छोड़ना नहीं था, नहीं छोड़ सकता था। चू चिंगचेंग अब पूरी तरह बौखला चुकी थी।
वो फुर्ती से नीचे उतरी। कहीं उसकी सीनियर सिस्टर्स ने देख लिया तो? ओह नहीं, इतनी शर्मिंदगी वो सोच भी नहीं सकती। स्विश जैसे ही दोनों ज़मीन पर उतरे, जुओफान अब भी उसी तरह चिपका हुआ था, एक ऑक्टोपस की तरह। चू चिंगचेंग का चेहरा अब क्रोध और लज्जा के बीच जूझ रहा था। हे, अब तो ज़मीन पर आ गए हैं, छोड़ भी दो। जुओफान ने आंखें झपकाईं, फिर शरारत से मुस्कुराया। झूठ, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। हम अब भी हवा में हैं। हा हा। ये लड़का नहीं, ये शातिर राक्षस, अब तक का सबसे बड़ा रोग। चू चिंगचेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ कर देखा और एक गहरी सांस लेकर उसे जोर से धक्का दिया। धड़ाम! जुओफान जमीन से टकराया जैसे किसी बोरे को फेंका गया हो। चू चिंगचेंग ने क्रोधित होकर बोला, अब तो हद कर दी, ऊपर से झूठ भी बोले। तुमने सच में मेरा फायदा उठाया। जुओफान ने धूल झाड़ी, फिर वही आत्मविश्वास से भरी मुस्कान लाकर बोला, मिस चू, तुमसे कुछ पूछूं? क्या? वो झुंझलाई। तुम्हें कोई पसंद है? चू चिंगचेंग ने थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया। नहीं। जुओफान की मुस्कान और गहरी हो गई। क्या तुम्हारी सगाई हो चुकी है? वो थोड़ा चौंकी, फिर बोली, नहीं। ये क्यों पूछ रहा है? उसका दिल अब और भी तेज धड़कने लगा था। जुओफान ने हाथ जोड़ लिए जैसे उसे कोई वरदान मिल गया हो। बहुत बढ़िया। वो सीधा आगे आया, एक गहरी चाहत से उसे बाहों में भर लिया। अब मैं जवाब दूंगा तुम्हारे सवाल का। हाँ, मैंने जानबूझकर किया, क्योंकि मैं तुमसे पसंद करता हूँ। तुम मेरी होनी चाहिए। डोंग! चू चिंगचेंग के भीतर कुछ टूट गया, या शायद कुछ जुड़ गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया, आंखों के सामने धुंध सी छा गई। ये क्या कह रहा है? मैं उसकी कैसे हो सकती हूँ? बस यूं ही कुछ क्षण बीते, फिर उसने होश में आकर जुओफान को धक्का दिया। तुम पागल हो, हम अभी मिले हैं, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। जुओफान ने नज़रों में वही गहराई रखते हुए कहा, जुओफान, मेरा नाम जुओफान है। अब हम अजनबी नहीं रहे। चिंगचेंग, मेरे साथ चलो। चू चिंगचेंग की आंखें कांप उठीं। बिल्कुल नहीं, मैं रूबी क्लाउड सेक्ट की डिसाइपल हूँ। शादी विवाह की बात होगी तो मुझे अपनी मास्टर को बताना होगा। जुओफान की आंखों में अब आग सी चमक थी। एक बूढ़ी काकी मेरे प्यार में दखल देगी? चिंगचेंग, मेरे साथ चलो, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। उसकी आवाज़ में थंडर जैसा गर्जन था। उसके शब्दों में कोई दुविधा नहीं थी, सिर्फ दावा। चू चिंगचेंग ने एक लंबी नज़र डाली जुओफान की ओर। उसकी आंखों में झिझक थी, लेकिन चेहरा अब फिर से वही ठंडा और सख्त हो गया था। तुम्हें पता भी है मेरी मास्टर कौन है? पागल कहीं के, घमंडी! वो तिरस्कार से बोली और घूमकर चल दी। जुओफान ने आंखों में चमक लिए हौले से मुस्कुराया। पता है, 8 एम्परर्स में से एक, एन्चांटिंग एम्प्रेस। लेकिन जब 9 सेरेनिटीज़ की कब्र में वो युद्ध हुआ, तब डिमोनिक एनर्जी ने उन्हें ऐसा जकड़ा कि उम्र उन पर हावी हो गई। तभी से हम उन्हें क्रोन एम्प्रेस कहते हैं। चू चिंगचेंग ने झट से कानों पर हाथ रख लिए। बस करो, मेरी मास्टर का नाम और सम्मान मत गिराओ। क्या समझते हो खुद को? मेरी सीनियर सिस्टर्स ही तुम्हारी जान ले सकती हैं। मास्टर की तो बात ही छोड़ो, अगर जान प्यारी है तो चुप रहो, तब भी मैं शायद तुम्हें न बचा सकूं। जुओफान ने हल्के से मुस्कुराकर दोहराया, बचाओगी? वो मुस्कान अब कोमल हो गई थी, जैसे किसी घायल दिल ने आशा की किरण देखी हो। चिंगचेंग, इसका मतलब है तुम मुझे लेकर चिंतित हो। तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं चलती? चू चिंगचेंग ठिठकी। मेरे मुंह से ये निकला ही क्यों? ये क्या हो रहा है मुझे? ये इंसान कौन है? उसका दिल उलझा हुआ था, लेकिन चेहरा सख्त। तुम बस अपनी पत्नी की जगह किसी को बैठा रहे हो। ये प्यार नहीं है जुओफान। पहली नज़र का प्यार जैसा कुछ नहीं होता। मैंने तुम्हें जंगल से बाहर निकाला, अब तुम सुरक्षित हो, अब चले जाओ। जुओफान की आंखों में जिद और भरोसा चमक उठा। चिंगचेंग, यकीन करो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम कोई विकल्प नहीं। तुम और वो एक ही हो। चू चिंगचेंग ने आंखें घुमाई, फिर एक हंसी में कहा, अच्छा, तो फिर मुझे पकड़ कर दिखाओ। जब पकड़ लोगे तब बात करेंगे। वो एक चालाक मुस्कान देकर उड़ चली
जैसे उसने उसे चकमा दे दिया हो। जुओफान ने उसके पीछे देखा और हंसते हुए कहा, अरे वाह, अगर तुम मुझे उड़ाकर नहीं ले जाती तो अब मैं खुद उड़ना सीख लूँगा। वैसे भी सब कहते हैं जोड़ी में उड़ना ज़्यादा मज़ेदार होता है, अकेले उड़ना तो बोरिंग है। हाँ हाँ हाँ। जुओफान मुस्कुराते हुए उड़ चला, जैसे ये सब बस एक प्यारा सा खेल हो। 1 घंटे बाद चू चिंग चेंग हवा में तेजी से उड़ती जा रही थी, लेकिन कहीं उसकी सीनियर सिस्टर्स दिखाई नहीं दे रही थी। उफ, मैं इतनी तेज नहीं हूँ। उस पागल के साथ वक़्त बर्बाद कर दिया और अब उन्हें पकड़ना नामुमकिन है। ये लोग मेरा इंतज़ार क्यों नहीं करते? और तभी, फैंग मिन, तुम रूबी क्लाउड सेक्ट की हेड सीनियर सिस्टर हो। तुम्हें अपने साथियों की जान की कोई परवाह नहीं। पर्पल गोल्ड ग्लेज्ड कप हमें दो, नहीं तो। एक कर्कश क्रूर हंसी ने आसमान को चीर दिया। चू चिंग चेंग ने चौंक कर देखा, दूर सामने उसकी सीनियर सिस्टर्स घिरी हुई थीं। 2 दर्जन काले कपड़ों वाले लोग, जिनमें 5 लेट स्टेज स्पिरिट किंग्स तक थे। उसकी बहनें घायल थीं, 5 को तो बंदी बना लिया गया था, और फांग मिन, उसकी हेड सीनियर सिस्टर, बस बची रह गई थीं। चू चिंग चेंग का खून खौल उठा। वो बिजली की तरह वहां पहुंची और एक ठंडी हथेली से सीधा उस आदमी के सीने पर प्रहार किया। मेरी सीनियर सिस्टर को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? धड़ाम। आदमी हंसा, फिर 2 उंगलियां उसकी ओर तानी। उनके बीच की शक्ति ने उसकी ऑरा चीर कर उसके शरीर में प्रवेश कर लिया। चू चिंग चेंग खून थूकते हुए जमीन पर गिर पड़ी। हाँ हाँ हाँ, रूबी क्लाउड सेक्ट की लड़कियां तो बड़ी शेरनी बनती हैं। एक 7th लेयर जेनेसिस कल्टीवेटर ने मुझ पर हमला किया, जो पीक जेनेसिस पर हूँ। कितनी बेवकूफ़ है ये। बाकी लोग हंसने लगे, जैसे शिकार गिर चुका हो। फैंग मिन ने झटक कर सिर घुमाया और उसे घूरा। पगली, तूने देखा हम घिरे हुए हैं, फिर भी मदद बुलाने की जगह अकेले चली आई। अपनी इस मामूली ताकत से दिन बचा लेती क्या? सीनियर सिस्टर, मैं। चू चिंग चेंग का सिर झुक गया, जैसे शब्द ही झख्म बन गए हों। फैंग मिन ने दांत पीसे और फिर दुश्मनों को देखा। तुम्हें पता था हम रूबी क्लाउड सेक्ट से हैं, फिर भी हमला किया। मौत से खेल खेल रहे हो। ही, तभी तो नकाब पहने हैं, मुख्य स्पिरिट किंग ने कहा। अगर जिंदा रहना है तो वो कप हमें दो, वरना जब हम हिंसक हो गए तो बस हम होंगे मर्द, एंड तुम। हाँ हाँ, लड़की। बाकी की हंसी इतनी घिनौनी थी कि बहनों के दिल कांप गए। ये दरिंदे तो किसी मर्यादा को नहीं मानते। फैंग मिन अब दोराहे पर खड़ी थी। अगर कप दे दिया तो उसकी जिम्मेदारी तय हो जाएगी, लेकिन नहीं दिया तो बहनों की इज्जत, जान, सब। तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी चू चिंग चेंग पर गई। उसकी आंखों में कुछ चमका। वो उसके पास आई और एक चमचमाती कप उसके हाथ में थमा दी। जूनियर सिस्टर, इसे लो और भागो। मैं इन्हें रोकती हूँ, तुम मुझे निराश मत करना। सीनियर सिस्टर, चू चिंग चिंग की आवाज़ कांप रही थी। फांग मिन ने एक आखिरी बार झुंझलाकर चिल्लाया, भाग जा अभी, ये मेरी जिम्मेदारी है। चू चिंग चिंग की आंखों में आंसू थे। उसने दृढ़ता से सिर हिलाया, पर्पल गोल्ड ग्लेज्ड कप को सीने से लगाया और उल्टी दिशा में दौड़ पड़ी। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी, मैं अपनी सीनियर सिस्टर्स का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। काले कपड़ों वाले लोगों ने देखा कि एक लड़की कप लेकर भाग रही है। ए लड़की, वहीं रुक, नहीं तो बड़ी मस्ती से स्वागत करेंगे। हुश! जैसे ही चू चिंग चिंग ने उड़ान भरी, लगभग आधे से ज्यादा हमलावर उसकी ओर लपक पड़े। बाकी लड़कियों को तो जैसे भूल ही गए। फैंग मिन ने एक ढोंगी सी कोशिश की रोकने की, लेकिन उनकी निगाहें अब बस उस दौड़ती हुई कमजोर सी लड़की पर थीं। रुक जा लड़की! बूम! एक भयंकर हथेली की शक्ति ने चू चिंग चिंग को पीछे से आकर दबोच लिया। वो कांप गई। उसने मुड़कर देखा, वही पीक जेनेसिस कल्टीवेटर था जिसने पहले उसे घायल किया था। दिल डूबने लगा, लेकिन चू चिंग चिंग ने हार नहीं मानी। उसकी मुट्ठी और भी कस गई उस कप के चारों ओर। दांत भींचकर उसने एक और प्रहार करने की हिम्मत जुटाई। हाँ हाँ, अभी भी शेरनी बन रही है, मर जा अब।
वो आदमी हंसा, बैम। लेकिन फिर सब थम गया। जहां हमला होना था वहां अब एक भयंकर विस्फोट हुआ और वो आदमी, उसका कोई अता पता ही नहीं रहा, जैसे हवा में घुल गया हो। खून की एक लाल धुंध के सिवा कुछ भी न बचा। हा, ये क्या हुआ? बाकी सभी हमलावर वहीं थम गए। क्या एक 7th लेयर जेनेसिस कल्टीवेटर ने एक पीक जेनेसिस कल्टीवेटर को एक झटके में उड़ा दिया? यह कैसे हो सकता है? क्या उसने हमें फंसाने के लिए खुद को पहले घायल करवाया था? रूबी क्लाउड सेक्ट की शिष्याएं हक्की बक्की रह गईं। उन्हें अच्छी तरह पता था कि चू चिंग चेंग की शक्ति इससे बहुत नीचे है। वो आदमी स्पिरिट किंग के ठीक नीचे था। हमारे आधे घाव तो उसी की वजह से हैं। लेकिन अब चू चिंग चेंग भी अचंभे में थी। उसकी हथेली कांप रही थी और उसकी नज़र उस खून की धुंध से अपने हाथ पर टिक गई। मैं इतनी ताकतवर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। किसी को नहीं पता था। एक झाड़ी की ओट में एक परछाई सब देख रही थी। एक आंख 8 सुनहरे छल्लों से चमकती हुई। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, 8th स्टेज, ब्लिंक। जुओफान ने 2 उंगलियां समेटते हुए होठों में बुदबुदाया, हमले को अंतरिक्ष के भीतर भेजकर ठीक सामने प्रकट कर देना। ये स्पिरिट किंग स्तर की स्पेशल कंट्रोल स्किल है, किसी को भी चौंका सकती है। हा हा हा। वो फांग मिन की ओर देखता है, जिसकी आंखें अभी भी स्तब्ध हैं। उसकी मुस्कान अब गायब थी, चेहरा ठंडा और कठोर। इस औरत को पता था कि चिंग चेंग इन दरिंदों से नहीं निपट सकती। फिर भी उसने कप उसके हाथ में थमाया और खुद नाटक किया रोकने का। सारा बोझ चिंग चेंग पर डालकर अपनी जान बचाई। मेरी पत्नी से खेलने की सज़ा सिर्फ मौत है। चिंग चेंग भले ही किसी कमल की तरह मासूम लगे, लेकिन उसका मर्द किसी की बात नहीं सहता। अरे लड़की, तू तो हमें छुप छुप के बेवकूफ़ बना रही थी। जैसे ही एक पीक जेनेसिस कल्टीवेटर की मौत सबके सामने उजागर हुई, काले वस्त्रों में लिपटा एक वृद्ध आकृति हवा चीरता हुआ आया। उसकी उपस्थिति के साथ ही मौत की सिहरन ने मैदान को घेर लिया। कभी नहीं सोचा था कि मुझे कुछ साधारण लड़कियों के सामने खुद को प्रकट करना पड़ेगा। चल, अब अपने उस साथी की तरह तू भी जा। उसने जैसे ही हाथ उठाया, चू चिंग चेंग के चारों ओर की हवा कांपने लगी। स्पिरिट किंग, चू चिंग चेंग की चीख गूंज गई। हाँ, भले ही मैं स्पिरिट किंग के शुरुआती स्तर पर हूँ, लेकिन एक 7th लेयर जेनेसिस कल्टीवेटर के लिए ये काफ़ी से ज़्यादा है। चाहे तू कितनी भी शक्ति छिपा ले, मेरी ताकत के सामने कुछ भी नहीं। वो घमंडी हंसी में खिलखिलाया। चू चिंग चेंग ने होंठ भींच लिए। वो जानती थी कि अब की लड़ाई उसकी ज़िंदगी की सबसे खतरनाक लड़ाई हो सकती है। उसने एक 12th ग्रेड स्पिरिचुअल सोर्ड निकाला और चारों ओर की जगह पर ध्यान केंद्रित कर लिया, लेकिन उसका कांपता शरीर उसकी घबराहट को जाहिर कर रहा था। स्पेस अटैक, कभी भी कहीं से भी हमला हो सकता है। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? वो एक जकड़ी हुई वीणा की तरह तन चुकी थी और हर आंख उस पर हंसी उड़ा रही थी। अब सो जा लड़की, स्पिरिट किंग ने चिल्लाकर झपट्टा मारा। हूश! एक साथ तीर वर्षा आकाश से गिर पड़ी। वह कोई सामान्य हमला नहीं था, ये एक स्पिरिट किंग द्वारा नियंत्रित स्पेशल अटैक था। बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। चू चिंग चेंग की आंखें चौड़ी हो गईं। मैं मरने वाली हूँ। चिंग चेंग! उसकी सीनियर सिस्टर्स की घबराई आवाज़ें गूंज उठीं। सब जख्मी थीं और कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। हुश! लेकिन ठीक उसी क्षण चू चिंग चेंग हवा में गायब हो गई। तीर खाली जमीन को चीरते निकल गए। कहाँ गई वो? स्पिरिट किंग दहाड़ा। ऊपर! एक झाड़ी के पीछे से जुओफान के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। उसकी दाईं आंख से एक सुनहरा रिंग चमक उठा। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, 1st स्टेज, शिफ्ट। हम। चू चिंग चेंग अचानक से स्पिरिट किंग के सिर के ठीक ऊपर प्रकट हो गई, एकदम शांत, हैरान सी। ये क्या हुआ? स्पिरिट किंग का चेहरा पल में पीला पड़ गया। मैंने इस पूरी जगह की स्पेशल कंट्रोल ले रखी थी, फिर भी ये लड़की मेरे सिर पर कैसे प्रकट हो गई?
मैं किससे लड़ रहा हूँ भगवान? उसका चेहरा उतना ही अचंभित था जितना चू चिंग का। दोनों अपनी ही सोच में गुम, जैसे भूल गए हों कि दुश्मन कौन है। चिंग, यही मौका है, हमला कर। सीनियर सिस्टर की चिल्लाहट ने चू चिंग को उसकी तंद्रा से झकझोर दिया। हाँ, यही मौका है। वो अपनी तलवार सीधी नीचे ले गई, स्पिरिट किंग के सिर की ओर। स्पिरिट किंग तुरंत हरकत में आया। उसकी आस्तीन लहराई और उसके उंगलियां शिकंजा बनकर चू चिंग की कलाई की ओर बढ़ीं। वो जानती थी अगर वो पकड़ा गया तो सिर्फ उसकी कलाई नहीं, पूरी हड्डियां चटक जाएंगी। सभी लड़कियों ने भीतर ही भीतर आह भरी। इतना पास आकर भी एक स्पिरिट किंग की रिफ्लेक्सेस और अनुभव सामने दिखने लगे। चू चिंग की हिम्मत डगमगाई, लेकिन तभी क्रैक! स्पिरिट किंग की कलाई अपने आप हवा में उछल गई। खून के छींटे चारों ओर उड़ गए। क्या? उसका चेहरा जम गया। मेरी बांह, ये क्या हो रहा है? किसी को इसका जवाब नहीं था। चू चिंग ने एक सेकंड की भी देरी नहीं की। स्लैश! 12th ग्रेड स्पिरिचुअल सोर्ड सीधी उसके शरीर के आर पार चली गई। स्पिरिट किंग का शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया। खून और अंतड़ियां कीचड़ में बिखर गईं। उसकी आंखें अब भी वही पुरानी हैरानी में जमी थीं। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि पूरी दुनिया सुन्न रह गई। चू चिंग ने स्पिरिट किंग को मार डाला। स्पिरिट किंग को। बाकी लड़कियां स्तब्ध थीं, आंखें फटी की फटी। वो सच में थंप कटे हुए शरीर के हिस्से चू चिंग के पैरों के पास गिरे। उसका चेहरा अब भी शांत था, लेकिन उसकी आत्मा तूफानों से गुजर रही थी। और तभी किसी और ने प्रकट होकर कहा, शक्लें धोखा देती हैं। एक मासूम सी दिखने वाली लड़की, लेकिन अंदर से असली राक्षस छिपा है। काले कपड़ों में लिपटा दूसरा शख्स सामने आया। उसकी आंखों में क्रूरता चमक रही थी। कृपया मुझे कुछ चालें दिखाओ सुंदरी। वो झुका, लेकिन साथ ही अपनी शक्ति विस्फोट कर दी। पूरा आकाश फटने जैसा लगने लगा। कृपा कर अब खेल शुरू करें। चू चिंग का दिल जोरों से धड़क उठा। उसके चारों ओर जो शक्ति मंडरा रही थी वो इतनी घुटन भरी थी कि हर सांस एक युद्ध लग रही थी। लेकिन फिर भी वो अडिग खड़ी रही। ये शक्ति, ये दबाव स्पिरिट किंग से भी ऊपर का लगता है। सामने खड़ा व्यक्ति अब गंभीर हो चुका था। तो युवती, क्या तू अब भी अपनी असली शक्ति छिपा कर रखेगी? उसकी आवाज़ में व्यंग्य भी था और खतरा भी। तूने मेरे आदमियों को जिस तरह मारा, उससे तो लगा था तू भी कोई दैवी शक्ति है, लेकिन अब मेरे सामने एक घुटती हुई लड़की दिख रही है। क्या वही तेरी असली औकात है? उसने अपनी ऑरा को और 1/3 बढ़ा दिया। चू चिंग के शरीर पर जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे जमीन पर दबा रहा हो। वो एक घुटने पर गिर गई, खून खांसते हुए। चारों ओर से हंसी की आवाजें आने लगीं। हा, ये भी कोई मुकाबला है? ये लड़कियां कुछ नहीं है हमारे बॉस के आगे। बॉस तो बॉस है, सबसे ताकतवर। लेकिन उस आदमी की नज़र एक पल के लिए भी चू चिंग से नहीं हटी थी। पहले 2 मौतें बहुत रहस्यमयी थीं। उसके अंदर अब भी एक संशय था। हरामी मेरी औरत को डराने की हिम्मत करता है? एक ठंडी धधकती हुई आवाज़ हवाओं को चीरती चली आई। जोफान की मुस्कान बर्फ जैसी थी। अब जब तूने मुझे बुला ही लिया है तो भुगतने के लिए भी तैयार हो जा। उसकी दाईं आंख में 8 सुनहरी रिंग्स एक साथ चमक उठी। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, 8th स्टेज, ब्लिंक। हो! चू चिंग को जैसे किसी ने अदृश्य धागों से उठा लिया। सारी घुटन, सारे दबाव पल भर में गायब। वो हैरानी से खड़ी हो गई, सांसें हल्की हो चुकी थीं। ये दबाव चला कैसे गया? क्या उसने रोक दिया? लेकिन जैसे ही उसने चारों ओर देखा,
उसका चेहरा और भी सख्त हो गया। घास अब भी चिपटी थी, पत्थर अब भी टूटे हुए थे, लेकिन उसके चारों ओर 10 मीटर में जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये क्या चल रहा है? ये इल्यूजन है या कुछ और? वो सोच ही रही थी कि सामने वाला आदमी खिलखिलाया। तो अब तू अपनी असली शक्ति दिखा रही है? चलो अब मज़ा आएगा, मुकाबला करो मुझसे। देखा, वो फिर खड़ी है हमारे बॉस के दबाव में, और हिल तक नहीं रही। हाँ, स्पिरिट किंग ही कर सकता है ऐसा। 2 जनों को यूं मार देना कोई आम कल्टीवेटर का काम नहीं। हम ही मूर्ख थे जो उसकी मामूली शक्ल देखकर धोखा खा गए। वो तो साफ लगती है रूबी क्लाउड सेक्ट की असली हेड सीनियर सिस्टर। बाकी काले वस्त्रधारी लोग भी सहम गए, एक दूसरे की ओर देखकर सिर हिला रहे थे। फांगमिन का चेहरा तमतमा उठा, उसने दांत भींच लिए। ये घटिया लड़की, ये क्या मजाक है? असली सीनियर सिस्टर तो मैं हूँ। ये कैसे सब उसकी तारीफ करने लगे? उसके अंदर ईर्ष्या की आग धधक उठी। लेकिन इस पूरे दृश्य में सबसे शांत कौन था? जुओफान, अब भी झाड़ियों में खड़ा, उसका चेहरा पत्थर सा सख्त था, पर उसकी आंखों में चूचिंगचेंग की ओर देखती एक अलग ही नरमी थी। जो तुम देख रहे हो वो उसकी शक्ति नहीं, मेरी छाया है। जारी रहेगा। क्या जुओफान सामने आएगा? क्या चूचिंगचेंग को सच्चाई पता चलेगी? और फांगमिन की ईर्ष्या, क्या वो उसे किसी खतरनाक मोड़ पर ले जाएगी? चूचिंगचेंग को लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसका ध्यान केवल अपने सामने खड़े उस खतरनाक दुश्मन पर था जो हर पल उसे चुनौती दे रहा था। फिर भी उसने साहस दिखाया, अपनी तलवार सीधी की और शेरनी सी गर्जी, आजा, पर्पल गोल्ड ग्लेज्ड कप मैं तुझे कभी नहीं दूंगी। वो आदमी हल्की मुस्कान में बोला, मुझे उससे लेना देना नहीं, जीत के बाद जो मिलेगा वही असली इनाम होगा। उसके हाथ से एक स्लेटी रंग की ऊर्जा उठने लगी। उसकी आंखों की धार इतनी पैनी थी कि खुद चू चिंगचेंग के भीतर डर की लहर दौड़ गई। हुश! लेकिन उसके वार करने से पहले ही चू चिंगचेंग की तलवार अपने आप चल पड़ी। एक तेज सोड ऑरा उस आदमी के सिर के पास से निकली और पीछे खड़े एक स्पिरिट किंग को सीधा भस्म कर गई। छप-छप! रक्त के छींटे उड़ते ही वो आत्मा इस संसार से मिट गई। नेता वहीं जड़ हो गया। ये लड़की राक्षस है क्या? उसका पूरा शरीर जम गया। वार इतना पास से गुजरा था कि अगर जरा सा भी इधर उधर होता तो अब तक वो भी मर चुका होता। उसने मुश्किल से निगला, गल्प, पसीना उसके चेहरे से बहता चला गया। चू चिंगचेंग खुद भी चौंक गई थी। मेरी तलवार अपने आप चली। हुश! फिर से तलवार ने फिर एक बार हवा चिरी और इस बार एक और स्पिरिट किंग की छाती चीरते हुए उसे रक्त की धुंध में बदल दिया। बाकी सब पीछे हट गए, जैसे उन्होंने कोई पिशाच देख लिया हो। एक झटके में किसी की जान लेना, ये कोई साधारण कल्टीवेटर नहीं कर सकता। ये लड़की कहीं एम्परर नहीं है? नेता के गाल पर एक धारदार कट बना जिसमें से खून टपकने लगा। अब वो चू चिंगचेंग को केवल भय की नज़रों से देख रहा था। मैडम, आप कौन हैं आखिर? उसका शरीर कांप रहा था, जैसे कोई साधारण किसान किसी दैत्य से पूछ रहा हो कि कृपा करो। चू चिंगचेंग ने शांति से हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं रूबी क्लाउड सेक्ट की 361वीं पीढ़ी की शिष्या चू चिंगचेंग हूँ। और आप? 362? तुम तो सबसे छोटी पीढ़ी की हो, इतनी शक्ति कैसे? वो समझ नहीं पाया। जवाब मिलने से पहले ही उसकी नज़र चू चिंगचेंग की परछाई पर गई। वो परछाई अब एकदम काली और डरावनी लग रही थी। वो कुछ जुदा था, अनजान, भयानक, जिंदा। उस छाया से निकलती शक्ति ने नेता के पैरों से जमीन खींच ली। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा, फिर झुककर हाथ जोड़े। आपकी शक्ति के आगे नतमस्तक हूँ मैडम। अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। चलो। वो सबसे पहले जान बचाकर भागा, पीठ पूरी तरह पसीने में भीगी हुई थी। चू चिंगचेंग ने बस अजीब से अंदाज में हाथ हिलाया। हाँ,
फिर कभी मेरे पाँव जब लड़ने आए हो तो जिंदा जाने की उम्मीद क्यों? जुओ फान ने झाड़ियों से हंसी दबाकर देखा। चू चिंग चिंग की परछाई फिर हिली। हुश! तीनों भागते जनरल्स की छाती में सोड एनर्जी घुस गई। प्लॉप! वे सब एक ही क्षण में जेनेसिस स्टेज कल्टीवेटर होते हुए भी रक्त के धुएं में तब्दील हो गए। हमने तुम्हारे लोगों को छुआ तक नहीं, फिर भी तुम भागते लोगों को मारोगी? नेता चिल्लाया। उसकी आवाज टूट रही थी। नहीं, तलवार अपने आप चल रही है। चू चिंग चिंग दुखी नजरों से अपनी तलवार को देखती रही, लेकिन तलवार तो जैसे पागल हो चुकी थी। वूश वूश वूश! हर एक वार एक जान ले रहा था। चीखें, खून और मौतें चारों ओर, बस त्रासदी। ये लड़की शैतान है, भागो, इससे बाद में निपटेंगे। ओह, तुम लोग तो बड़े पॉजिटिव हो, सोचते हो कि जिंदा बचोगे, लेकिन मैं लूज एंड्स छोड़ता नहीं। जो फान झाड़ी से निकला, उसका चेहरा दुष्ट मुस्कान से सजा था। चू चिंग चिंग की परछाई ने फिर तलवार हिला दी और पूरा आकाश सोड ऑरा से भर गया। धरती पर लाशें बिछ गईं, जैसे खेत में नई घास बोई जा रही हो। रूबी क्लाउड सेक्ट के बाकी शिष्य दंग रह गए। हमारी जूनियर सिस्टर चिंग चिंग इतनी निर्दयी, ये कब हुआ? चू चिंग चिंग के चेहरे पर अब आंसू थे। रुको, बस करो, प्लीज। नहीं चिंग चिंग, ये तुम्हारे लिए जरूरी है, अब इसे यहीं खत्म होना होगा। जुओ फान झाड़ी में फुसफुसाया। चू चिंग चिंग ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। अगर तुम नहीं रुके तो मैं अपनी मेरिडियंस तोड़ दूंगी। मेरी यूएनटी के बिना तुम कुछ नहीं कर सकोगे। कुछ पल की चुप्पी के बाद जुओ फान ने सिर झुका लिया। ठीक है, अगर यही तुम्हारी खुशी है। परछाई थम गई। सोड ऑरा रुक गया। अब केवल 3 लोग बचे थे, जिनमें नेता भी शामिल था। तीनों जिंदा बचे चोर भागते चले गए, पीठ पर खून और दिलों में डर लिए। चू चिंग चिंग अब जमीन पर बैठी थी, पस्त, हारी हुई। रूबी क्लाउड सेक्ट के शिष्य उसे देख रहे थे, लेकिन नजरें पहले जैसी नहीं थीं। उनकी आंखों में अब सिर्फ डर था। ये चिंग चिंग नहीं है, ये कोई और है। जारी रहेगा। क्या चू चिंग चिंग को अब अपनी ही शक्ति से डर लगने लगा है? जुओ फान ने कौन सी कला छुपा रखी है? क्या ये शक्ति केवल रक्षा है या इसके पीछे कुछ और भी है? सीनियर सिस्टर, आप ठीक हैं? पर्पल गोल्ड ग्लेज्ड कप मैंने संभाल कर रखा है। चू चिंग चिंग जैसे कुछ हुआ ही नहीं तुरंत खड़ी हो गई। चेहरा मुस्कान से दमक रहा था। तुम सब घायल हो, आओ मैं तुम लोगों को हील कर दूं। पा! फैंगमिन ने झटके से प्याला उससे छीना और एक काट भरी मुस्कान के साथ कहा, वाह जूनियर सिस्टर, तुम तो चुपचाप रहने वाली थी, लेकिन आज सब दिखा दिया। अगर तुम न होती तो शायद हम सब मारे जा चुके होते। हम सब कितने बेकार हैं, तुम्हारी सुरक्षा के बिना कुछ भी नहीं। चू चिंग चिंग ने उसका ताना समझा तक नहीं, बस चिंता से बोली, सीनियर सिस्टर ऐसा मत कहो, ये मेरा फर्ज था और हम सब ने मिलकर मुसीबत पार की। क्या ये खुश होने की बात नहीं? फांगमिन की हंसी में अब घृणा घुली थी। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम्हारे शानदार भविष्य पर। अकेली तुमने 2 दर्जन दुश्मनों को मार गिराया, स्पिरिट किंग्स तक को। हम सब पीछे छूट गए। फिर उसकी आंखों में अचानक तलखी तैर गई। लेकिन जूनियर सिस्टर, तुम इतनी निर्दयी कब से हो गई? वे लोग तो भाग रहे थे, फिर भी तुमने उनका पीछा कर उन्हें मार डाला। अगर मैं तुम्हें न जानती तो कहती तुम रूबी क्लाउड सेक्ट की नहीं, डेविल माउंटेन की हो। चू चिंग चिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। सीनियर सिस्टर, मुझे सच में उन्हें मारना नहीं था। वो मेरी तलवार अपने आप चल पड़ी। वाह, क्या बढ़िया बहाना है। फांगमिन की हंसी जहर से भरी थी। चलो बहनों, हमें अब जूनियर सिस्टर की जरूरत नहीं। उसके पास तो दिव्य तलवार है जो अपने आप सब कुछ कर सकती है। वो सबसे पहले उड़ गई। बाकी बहनों ने हीलिंग पिल्स लीं, फिर डरी हुई नज़रों से चू चिंग चिंग को देखा।
और चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। छू चिंगचेंग वहीं खड़ी रह गई, अकेली, आंखें तलवार पर टिकी थीं, कठिन भावनाओं से भरी। उसने इस तलवार को पसंद किया था क्योंकि इसने उसकी और बहनों की जान बचाई थी, लेकिन अब यही तलवार उसकी दूरी का कारण बन गई। क्या यह शक्ति एक वरदान है या श्राप? लेकिन वो तलवार नहीं थी, बल्कि एक आदमी जो झाड़ी में छिपा बैठा था, एक ठंडी शैतानी मुस्कान के साथ। वो आदमी जुओफान था। क्या चू चिंगचेंग अब अपनी ही शक्ति से अलग थलग पड़ जाएगी? जुओफान की योजना में यह परछाई कौन सी भूमिका निभा रही है? क्या वो सच में उसकी मदद कर रहा है या उसे धीरे धीरे एक अलग राह पर ढकेल रहा है? चू चिंगचेंग ने निराश होकर सिर झुका लिया, आंखें अपनी तलवार पर टिकी थीं। धीरे से बुदबुदाई, सीनियर सिस्टर्स गलत समझ रही हैं, मैं कोई हत्यारिन नहीं हूं। तभी जैसे उसे कुछ याद आया, अरे नहीं, उनके पास खजाना है, और अगर फिर से कोई दुश्मन मिल गया तो? वो तुरंत सजग हुई और अपनी तलवार की ओर मुड़कर बोली, सेरुलियन, हमें अपनी सीनियर सिस्टर्स की रक्षा करनी है, लेकिन सुनो, इस बार मनमानी नहीं चलेगी। किसी को बिना वजह मारना ठीक नहीं। अगर तुमने बात नहीं मानी तो। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। तो मैं कोई और तलवार ले लूंगी। तिंग, तलवार में हल्की सी कंपन हुई, मजाक उड़ाते हुए। ये कोई धमकी थी? और फिर मैंने क्या किया भी था? बेवजह क्यों डांट रही हो मुझे, हम पफ? पर चू चिंगचेंग अपनी तलवार की आत्मा की बात कहाँ सुन सकती थी। वो तो राहत की सांस लेकर सीनियर सिस्टर्स के पीछे दौड़ पड़ी। बचाओ, कोई तो बचाओ! एक तेज चीख ने उसके कान चीर दिए। श्रीक, एक पक्षी की भयंकर चीख भी आई। चू चिंगचेंग ने चौंक कर पीछे देखा। 100 मीटर लंबा, नीली लपटों में लिपटा पक्षी एक आदमी को चोंच में दबोचे उड़ रहा था। 8th लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट, फायरस्टॉर्म ईगल, उसने आंखें चौड़ी करते हुए कहा। यह लड़का ऐसे विशाल बीस्ट के हाथ कैसे लग गया? सेरुलियन, चलो, हमें उसे बचाना होगा। चू चिंगचेंग तुरंत उस राक्षसी पक्षी की ओर उड़ पड़ी। बैम! उसकी तलवार से निकली सफेद तरंग ने नीली आग को चीर डाला। आग बुझने लगी, हवा जम सी गई। श्रीक! वो बीस्ट चीखा और जुओफान उस मौके का फायदा उठाकर चोंच से निकल भागा। फायरस्टॉर्म ईगल लड़ने की बजाय उल्टे भाग निकला। चू चिंगचेंग ने चैन की सांस ली और जुओफान के पास पहुंची, पर देखा कि वो आधा जमीन में धंसा था, बस टांगें बाहर। ओह, माफ करना, बीस्ट पर ध्यान था तो तुम याद ही नहीं रहे। जिंदा हो ना? वो उसकी टांग पकड़कर खींचने लगी। हाँ हाँ हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। आखिर बोन टेम्परिंग स्टेज का कल्टीवेटर हूँ। गिरने से थोड़ी मर जाऊंगा। जुओफान ने मुस्कुराते हुए चेहरे से मिट्टी झाड़ी। चिंगचेंग, तुमने फिर से मेरी जान बचाई। ये तो किस्मत का इशारा है, हम दोनों का मिलना तय है। चू चिंगचेंग का चेहरा उतर गया। हम पफ, झूठ बोलने वाला, तुम्हें बचाकर वक्त बर्बाद कर दिया। सब बहाना है बस मुझसे चिपकने का। उस चील को तुम्हें खा ही जाने देना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं दिया क्योंकि तुम मेरे बिना रह नहीं सकती। जुओफान ने बेशर्मी से कहा। वो सही भी था। चू चिंगचेंग का चेहरा सुर्ख हो गया, दिल की धड़कन तेज। उसने झटका देते हुए कहा, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं। अब हटो, मुझे अपनी सीनियर सिस्टर्स को ढूंढना है। बाय। वो मुड़कर उड़ गई। आह, जुओफान ने नाटकीय अंदाज में कराहते हुए कहा। चिंगचेंग, मुझसे मत सोचो, तुम जाओ, मुझे ऐसे ही जंगल में छोड़ दो। कोई और बीस्ट आकर खा जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? चू चिंगचेंग ने पीछे देखा। वो पसीने में भीगा पीला पड़ गया था, टांग से खून बह रहा था। हे भगवान, ये क्या हाल है? वो दौड़कर आई, पट्टी निकालकर बांधने लगी। तुमने तो कहा था तुम बोन टेम्परिंग के हो, फिर टांग कैसे टूटी? चील की चोंच से टूटी है, गिरने से नहीं। जुओफान दर्द में बोला। लो, हमारी सेक्ट की हीलिंग पिल खा लो। उसने एक शीशी से दवा निकालकर उसे खिलाई। मगर ये पिल सिर्फ अंदरूनी चोट के लिए है। टांग ठीक होने में
हफ्ता लग जाएगा। मतलब मैं हफ्ते भर यूं ही पड़ा रहूं और कोई और बीस्ट आ जाए? जुओफान ने चिंता जताई। चुप रहो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगी, वो गुस्से में बोली। फिर सीनियर सिस्टर्स की दिशा में देखा। जुओफान ने धीमे से कहा, चिंग चेंग, तुम चाहो तो जा सकती हो, मुझे छोड़ दो, जैसे पहले कहा था। कैसे छोड़ दूं? उसने कसम खाते हुए कहा, जब तक तुम ठीक नहीं होते मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर मुस्कुराकर बोली, देखो इससे अच्छा तरीका क्या होगा। उसने जुओफान को पीठ पर उठा लिया। मैं तुम्हें साथ ले चलती हूँ, बहनों को ढूंढते हुए। जब सुरक्षित जगह मिलेगी तब उतार दूंगी। वाह क्या दिमाग है, जुओफान ने चमकती आंखों से कहा। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, चू चिंगचंग ने गर्व से मुस्कुराकर उड़ान भरी। दोनों हवा में विलीन हो गए, पर मासूम सी चू चिंगचंग को यह भनक तक नहीं थी। दूर पहाड़ी पर एक विशाल नीली आग में लिपटा फायरस्टॉर्म ईगल अब भी उन्हें देख रहा था और उसकी आंखों में शिकार की भूख तैर रही थी। अब जब चू चिंगचंग और जुओफान साथ हैं, क्या उनका रिश्ता और उलझेगा या मजबूत होगा? और वो फायरस्टॉर्म ईगल क्या वाकई हार मान चुका है या सिर्फ इंतज़ार कर रहा है अगले शिकार के लिए? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो शैतान दूर चला गया। पहाड़ी की चोटी पर नीली लपटों में लिपटा फायरस्टॉर्म ईगल अपने फटे हुए पंखों की ओर देखता कांप रहा था। भाई, पीठ पर यह जख्म कैसे लगा? एक और विशाल ईगल, कई गुना बड़ा और तेज, चुटकी लेते हुए बोला। किसी इंसान ने खरोंच दिया क्या? बता, तेरा बड़ा भाई जाकर उसे सबक सिखा दे। पहला ईगल पंख फड़फड़ाते हुए घबरा गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लीज, कभी भी नहीं। मैं तो उसे दोबारा देखना भी नहीं चाहता। बड़े ईगल की आंखें सिकुड़ी। इतना भी क्या डर, ये घाव तो जरा सा है, पंख भी ठीक है। लग नहीं रहा वो इंसान बहुत खतरनाक था। पहला ईगल कांप उठा। तुम समझे नहीं, डर उस तलवार वाली लड़की से नहीं है। असली खतरा तो वो लड़का था जिसे मैंने चोंच में पकड़ा था। उसकी आंखों में जिंदा डर तैर रहा था। उसके पंख तक कांपने लगे जैसे वो फिर से जुओफान की काली आंखों को देख रहा हो। बड़ा ईगल हक्का बक्का रह गया। आखिर किस इंसान से इसका सामना हुआ जो एक दिव्य पक्षी को भी ऐसे थर थर कांपा दे? इसी दौरान 3 काले लिबास वाले लोग एक सुनसान पहाड़ की तलहटी में पहुंचे, जहां एक शानदार वृद्ध कुर्सी पर बैठकर चाय की चुस्की ले रहे थे। तीनों वहां पहुंचते ही घुटनों पर गिर पड़े। क्लैन हेड, बूढ़ा आदमी चुपचाप चाय का प्याला थामे बोला। तो कहाँ है वो वस्तु? मुखिया ने सिर झुका लिया। क्लैन हेड, हम विफल रहे और कई लोगों को खो दिया। क्रैक। चाय का प्याला उसके हाथ में चटक गया और उसकी आवाज में आग की लपटें थीं। विफल? 20 से ज्यादा विशेषज्ञ, एक लेट स्टेज स्पिरिट किंग समेत, और सामने सिर्फ 7 लड़कियां थीं। तुम उनसे भी नहीं निपट पाए। तुम लोग अंधे हो या बस निकम्मे? बाकी 2 डर के मारे कांप उठे। नेता ने कांपते हुए सफाई दी। क्लैन हेड, उनमें से 6 लड़कियां साधारण थीं, लेकिन 7वीं वो लड़की राक्षस जैसी थी, बिना झपकाए लोगों को मार रही थी और उसके पास कोई रहस्यमयी शक्ति थी जो किसी को समझ नहीं आई। अगर हम देर करते हम भी मर गए होते। बूढ़े ने गहरी नज़रों से देखा, फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में शार्प कटार जैसी धार थी। लेट स्टेज स्पिरिट किंग भी नहीं टिक सका, तो अब मुझे ही उतरना होगा मैदान में। क्लैन हेड, क्या आप खुद वहां जाएंगे? हाँ, वो गुर्राया। डेमोनिक एम्परर ने यह काम हमें सौंपा है और मैं अपनी नाक नहीं कटवाऊंगा। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, अगर तुम में से एक भी काबिल होता तो मुझे किसी गांव की छोटी सी पार्टी से खजाना छीनने न जाना पड़ता। बूढ़े ने चेहरा काले कपड़े से ढक लिया। उसका स्वर अब सख्त और ठंडा था। डेमोनिक एम्परर ने कहा है, जितना हो सके किसी को नुकसान न पहुंचाओ, वरना वो बूढ़ी डायन जाग जाएगी। बस मिस्ट सिटी में उनका सौदा बर्बाद कर दो, इतना ही काफ़ी है। जी। तीनों चेले जैसे जोश से भर उठे। उनके मन में एक ही बात थी, अब क्लैन हेड खुद जाएगा तो वो लड़की गई काम से।
आखिर वो है सेक्रेड डोमेन का एक सच्चा सम्राट, एक एम्परर। सॉम जारी रहेगा। क्या चूचिंगचेंग की मासूम ताकत इस नए खतरे के सामने टिक पाएगी? और जुओफान, क्या वो सिर्फ एक मजाकिया छाया है या सच में कुछ बड़ा छिपा है उसके पीछे? सेक्रेड डोमेन का एम्परर अब खुद उतर रहा है मंच पर। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो दिल से शुक्रिया कहता हूँ। और अगर अगला एपिसोड जल्दी देखना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।